वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 10 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो आप एक पेन और नोटबुक ले लीजिए और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए और देखिए क्या आप इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर आप 6 प्रश्नों का सही आंसर देते हैं तो आप इस चैलेंज में पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। और अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जो वीडियो है डेली आपको सुबह 8 बजे मिला करती है, तो आप देखना मिस मत कीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आंसर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 9 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो जो लगता है आपको सही नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने सोच भी लिया होगा और आंसर को नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय ही यहां होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके 5 अंगों में एक प्रमुख अंग है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी और इसका उद्घाटन अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था 18 अप्रैल 1946 को। देखिए, और ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ पे है, नीदरलैंड की कैपिटल जो है हेग, वहां पर स्थित है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का जो भार है वो पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ पर होता है, यानी पूरा खर्च वो उठाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और इनको जो चुने जाते हैं उनको दोबारा भी चुना जा सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हर तीसरे साल इन 15 न्यायाधीशों में से 5 दोबारा चुने जा सकते हैं। याद रखिएगा, हर 3 साल बाद मतलब 5 नए वहां पे इलेक्ट होते हैं क्योंकि वैकेंट होती जाती हैं और वहां पे चुनाव होता चला जाता है। और वो चुनाव कौन करता है, कौन सेलेक्ट करता है, तो करता है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से और आंसर कीजिएगा। बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं। ऑप्शंस आपके हैं 38, 33, 26 या फिर 19। बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं आपसे पूछा गया है। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे। तो नोट कर लिया होगा आपने आंसर, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। देखिए, बहरीन का कुल क्षेत्रफल जो है वो 765.3 वर्ग किलोमीटर है और ये मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। याद रखिएगा, राजधानी और सबसे बड़ा जो शहर यहाँ का है वो मनामा है और यहाँ पे ऑफिशियल भाषा जो यूज की जाती है वो अरबिक है। करेंसी यहाँ पे बहरीनी दिनार चलता है, ठीक है, BHD यहाँ पे करेंसी चलता है। तो यहाँ पे आंसर जो सही है वो है ऑप्शन बी। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और आंसर कीजिए। अंग्रेजी साहित्य काव्य के जनक किन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, जेफरी चौसर या फिर जॉन ब्राइडेन। तो किसे अंग्रेजी साहित्य यानी काव्य का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा आपको नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप लोगों ने अपने आंसर को नोट कर लिया होगा। यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जेफरी चौसर। जेफरी चौसर का जन्म जो हुआ था 1343 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1400 ईस्वी में हुई थी। यह एक अंग्रेजी कवि और लेखक थे। इन्होंने अंग्रेजी काव्य का पिता का दर्जा प्राप्त किया है, यानी कि इनको अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है उसको कहा जाता है दी कैंटरबरी टेल्स। दी कैंटरबरी टेल्स जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है और मैं आपको बता दूं इस रचना में कुल 24 कहानियों का उल्लेख मिलता है। चौसर को आधुनिक अंग्रेजी का प्रथम कवि माना जाता है और उनकी रचना जो है वो अंग्रेजी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। सिंगमा रोडरेडन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन है आपके मणिपुर, केरल, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने सोचा भी और आंसर नोट भी कर लिया होगा। तो आपका यहां पे समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा सिक्किम। सिंगमा रोडोड्रेडन वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो सिक्किम के उत्तर
में सिक्किम लाचुंग में एक युमथांग घाटी है, वहां पर स्थित है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 43 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ जो है पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है। युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत और इजराइल, या फिर भारत और फ्रांस। किसके बीच ये युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है जो सैनिकों का अभ्यास होता है? तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं बल्कि ए, भारत और अमेरिका। बहुत लोग यहाँ पे भारत और रूस टिक कर रहे होंगे, लेकिन सही आंसर होगा भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सही। बी वाले अपने आंसर को सही कर लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा 100% श्योर मैं हूं कि आप लोग बहुत से लोग बी यहाँ पे टिक कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, रीता सेठी, सुधा वाचन, नीला सत्यनारायण, या फिर अंजलि कटारिया। कौन वो महिला हैं जो कि पहली बार हमारे देश की किसी राज्य की महिला चुनाव आयोग के तौर पे बनी, यानी कि राज्य चुनाव आयोग की महिला आयुक्त बनी? वो कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन आपका सी, नीला सत्यनारायण। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही है। और आपको मैं बता दूं ये महाराष्ट्र की राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये पहली महिला है जो किसी राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता की है, और एक आईएएस ऑफिसर थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आप देख लीजिए कि आपने सही आंसर को टिक किया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश को केक का देश कहा जाता है? केक का देश किस देश को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्कॉटलैंड, चीन, उरुग्वे, या फिर पेरू। तो जो इन चार ऑप्शन से आपको सही लगता है उसे आपको कर लेनी है नोट, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को करनी है मैच, और देखनी है सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का, और फाइनली करनी है कमेंट 10 में से कितने सही। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यह ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड को केक के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है और इसीलिए इसे केक का देश कहा जाता है। राजधानी की बात करें तो एडिनबर्ग इसकी राजधानी है, और सबसे बड़ा जो नगर है वो ग्लासगो है, और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे करेंसी चलती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कंफ्यूजिंग है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, भारतीय होम रूल लीग की पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, जोसेफ बापिस्ता, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, या पीसी केलकर। तो जो आपको लगता है सही आप जल्दी से सोचिए और अपने आंसर को कीजिए नोट। मुझे पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे और गलत आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जोसेफ बपिस्ता। जोसेफ बपिस्ता यहाँ पे सही जवाब होगा। मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, ठीक है, अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इंडियन होम रूल के संस्थापक कौन है? तो हैं बाल गंगाधर तिलक। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बपिस्ता। और अगर सिर्फ पूछा जाए होम रूल की बात तो उसकी संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट। तो यहाँ पे दोनों अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? ऑप्शन है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर मेघालय। कौन से राज्य में स्थित है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क? तो जल्दी से कर लीजिए गेस और कर लीजिए नोट। आंसर बताने पे आंसर को कीजिए मैच। सही है गलत ईमानदारी से अपने आंसर को फिट कीजिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है त्रिपुरा में सेपीही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां स्थित है, और ये 5.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और आंसर कीजिएगा सावधानी से। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? ध्यान से आंसर कीजिएगा, इससे आपको पास या फेल होने में सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं। तमिल,
बंगाली, कन्नड़ या फिर तेलुगु, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? अगर आपने 5 सही किए होंगे तो ये छठा प्रश्न होगा जो आपको पास करवाएगा, और अगर आपने नहीं दिया होगा तो ये आपको फेल भी करवाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कर लीजिए नोट। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाली। देखिए, शास्त्रीय भाषा की जो नई श्रेणी है 2004 में बनाई गई थी, और तमिल को 2004 में भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत को किया गया था, 2008 में कन्नड़ को किया गया था, और 2008 में ही तेलुगु को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। लेकिन बंगाली को अभी तक शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है, इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो इस तरह से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, जो जीके चैलेंज के अंतर्गत आपको दिए गए, कंप्लीट होते हैं। और आई विश कि आप लोगों ने 10 में से कम 6 सही किए होंगे। तो ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।